गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है वार्ताकार व स्थिति। इसमें जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की लंबी तटरेखा के प्रभाव। हमने किया था भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तटीय राज्यों का हमने किया था। उसमें हमने 7316.6 किलोमीटर तटरेखा का जिक्र किया था। तो आज हम ये करने जा रहे हैं कि ये जो 7316.6 किलोमीटर जो तटरेखा है हमारी जो भारत के गुजरात से लेकर और यहाँ पश्चिम बंगाल तक लगती है, इसका हमें क्या फ़ायदा है या क्या महत्व है इसका हमारे लिए। अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर भारत की लंबी तटरेखा उत्तम तथा सुरक्षित है या बंदरगाह प्रदान करती है। अगर हमारे मैप में देखा जाए इंडिया के, इस प्रकार हमारा भारत है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लगता है क्षेत्र, ये हमारी तटरेखा है। तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, यहाँ पर नावा सेवा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर सभी जगह बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह है। तो हम बंदरगाहों का आगे जिक्र करेंगे। तो ये सारी हमारी बंदरगाहें हैं, ये बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारे जो जलयान आते हैं, सामान उतारते हैं और डालते हैं, व्यापारिक क्रियाएँ बहुत सारी संपन्न इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से होती है। नंबर 2 पर देखा जाए लंबी तटरेखा के कारण भारत का मत्स्य क्षेत्र यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमारे जो पास जो समुद्री मछलियाँ पकड़ने का जो रोजगार है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर मान लीजिए यहाँ स्थलीय भाग होता तो हमारे पास में समुद्री क्षेत्र का अधिकार वो नहीं होता, और हमारे पास में जो ये मछलियाँ पकड़ने का जो अन्य जो समुद्र के द्वारा जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो हमारे पास में न हो पाते। तो इसलिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी तटरेखा। इसके बाद में है लंबी तटरेखा के कारण भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है। यानी हमारे यहाँ समुंदर लगता है, समुंदर में अगर देखा जाए तो 200 नॉटिकल मील के बाद में सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो हमारा जो व्यापार है वो अन्य राष्ट्रों के साथ में बहुत ही अच्छा और देखा जाए तो शांतिपूर्वक और महत्वपूर्ण दृष्टि रखता है। तो अन्य राष्ट्रों की हमारी कोई सीमा लगती नहीं है। यहाँ से अगर हम अमेरिका को सामान भेजना चाहिए तो यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है, पाकिस्तान का स्थलीय भाग आ गया। ठीक है, तो हो सकता है वो यूज़ करने दे या ना करने दे। तो इसलिए जो समुंदर है वो एक अच्छा हमारे लिए है, और ये जो क्षेत्र है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हमारे बहुत सारे देशों का इसके समुद्र के माध्यम से आसानी से हो पाता है। इसके बाद में देखा जाए तो इस लंबी तटरेखा पर
विभिन्न प्रकार के संसाधन मिलते हैं। ये हमारी तटरेखा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारी को जल संसाधन है या कच्चा तेल है या अन्य प्रकार का कोई मत्स्य मछली पालन या अन्य प्रकार की कोई सुविधाएं हमें पर्याप्त होती है और हमारे को बहुत सारा खनिज पदार्थ या फिर अन्य प्रकार का जो संसाधन है वो हमें यहाँ से आसानी से मिल जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो 5 नंबर पर हम ले सकते हैं इस तटरेखा पर कई बंदरगाहों पर जलयान निर्माण केंद्र स्थित है। यानी जो जलयान बनाए जाते हैं उनका निर्माण कार्य है वो हमारी इस तटरेखा के समीप किया जाता है। तो ये तटरेखा है जो भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इससे हमारा जो व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय वो भी अन्य देशों के साथ बहुत अधिक है। बहुत सारे देशों के साथ व्यापार संबंध हमारा अच्छा है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है भारत एक उपमहाद्वीप, यानी भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है वो देखेंगे हम। सबसे पहले देखा जाए तो प्राकृतिक सीमाएं ये भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देती है। कैसे देती है कि जो उत्तर में हिमालय है ना, हमारा उत्तर में हिमालय, ठीक है। इसके बाद में देखें तो दक्षिण में महासागर पड़ता है। दक्षिण में महासागर। और पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या है, घने जंगल है, घने वन प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में पड़ता है हमारे मरुस्थल, थार मरुस्थल। तो ये सारी हम देखते हैं एक बार मैप में। ये हमने एक इंडिया का ये हमारे दक्षिण भारत है, ये हमारा पूर्वी भारत है, ये हमारा पश्चिमी भारत है और ये हमारा उत्तरी भारत है। उत्तर में हिमालय किसकी देन है, प्रकृति की देन है। प्राकृतिक सीमाओं की बात चल रही है तो ये हमारी एक सीमा की तरह काम करता है, ये हमारी एक बॉर्डर की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो दक्षिण में महासागर, अब यहाँ जो हमारा जलीय क्षेत्र लगता है, महासागर लगता है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये भी हमारे लिए एक सीमा की तरह है। इसके बाद में पूर्व की बात करें, पूर्व घने वन, तो पूर्वी क्षेत्र ये यहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे अधिक है और जंगल वाला क्षेत्र है। तो इसलिए ये सीमा भी हमारी एक प्राकृतिक रूप से सेफ है। इसके बाद में पश्चिम थार मरुस्थल, इस क्षेत्र में क्या है, मरुस्थल पड़ता है हमारे, और यहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। तो ये मरुस्थल भी हमारे लिए प्राकृतिक सीमा की तरह काम करता है। तो ये हमें क्या है, चारों ओर से घिरे हुए हैं। इधर हिमालय है, इधर घने जंगल है, इधर ये पानी वाला क्षेत्र महासागर, इधर ये मरुस्थल। अगर बीच में देखें तो ये भारत हमारा, यहाँ निवास करते हैं हम सारे। तो एक प्रकार से एक महाद्वीप अलग से एक उपद्वीप की तरह है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ ये हमारा एशिया का पार्ट है, परंतु एक अलग नज़र आता है, इसलिए इसे क्या कह दिया,
उपमहाद्वीप। 2 नंबर पर देखा जाए परिवद चरित्र। परिवद चरित्र में क्या है, एक और हमारे हिमालय पर्वत की चोटी लगती है, दूसरी ओर मरुस्थल लगता है, उसके बाद में यहाँ प्रायद्वीपीय भारत लगता है। अगर बात करें तो यहाँ हमारे समुद्री क्षेत्र लगता है। तो ये एक अलग प्रकार का जो आकृति और चित्र आ रहा है एशिया के अन्य देशों की बजाय। ये एशिया के अन्य देश उनकी स्थलीय सीमा लगती है तो एक ही नज़र आती है स्थलबद्ध सारा, और ये थोड़ा सा अलग पड़ता है क्योंकि ये जो चोटियाँ हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर चोटियाँ हैं, उसके बाद में फिर भारत आता है। तो ये एक अलग से चरित्र है, इसलिए इसमें क्या है एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जा सकती है भारत को, या दी गई है। नंबर 3 पर देखें तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या है, भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत 7वें नंबर पर आता है, 7वां बड़ा देश है विश्व का, यानी इससे 6 देश है वो बड़े हैं, 7वें नंबर पर ये आता है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल है वो भी कम नहीं है, वो भी अगर सम्मानजनक है, ना तो छोटा है और ना ही बड़ा है। तो इसलिए देखा जाए तो भारत का ये क्षेत्रफल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपसंज्ञा, इसलिए इसको दी गई है। इसके बाद में हम 4 नंबर पर ले सकते हैं जनसंख्या। अब भारत जैसे विशाल विकासशील देश के अंदर जो जनसंख्या है वो चीन के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो इसलिए अगर जनसंख्या के मुकाबले में देखा जाए तो भारत के इस क्षेत्र में बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, जिसके कारण इसे एक उपमहाद्वीप या की संज्ञा देना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जनसंख्या है वो चीन के बाद हम दूसरे स्थान पर आते हैं और क्षेत्रफल में हम 7वें स्थान पर आते हैं। तो सबसे अधिक देखा जाए तो विश्व में जनसंख्या निवास भारत में करती है। इसके बाद में 5 नंबर पर हम देखें तो आएगी विविधता। विविधता में एकता। विविधता में एकता कैसी है, जैसे ये गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर ये सारे पड़ते हैं। अगर देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं, फिर भी भारतीय एक हैं सारे, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ अलग प्रकार का भूभाग है, यहाँ पर अलग प्रकार का क्षेत्र है, और यहाँ पर अलग प्रकार का पर्वतीय भाग है, यहाँ मैदानी भाग है, यहाँ पर देखा जाए तो पठारी भाग पड़ता है, फिर भी भारतीय है वो एक है। और सभी जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि कार्य या फिर भाषा का अगर बात की जाए तो लगभग सारे हैं वो एक दूसरे की भाषा समझते हैं। सभी धर्मों के निवास लोग अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। तो ये विविधता है ना, ये देखते हुए भी इसमें एकता पाई जाती है, इसलिए इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा देना सही है। नंबर 6 पर हम लेंगे जलवायु। जलवायु में क्या है, मानसूनी जलवायु का हम उदाहरण ले सकते हैं। अब मानसूनी जलवायु है वो भारत के यहाँ से केरल तट से टकराती है और फिर क्या होती है, आगे बढ़ती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है हिमालय से टकराने के बाद में ये वापस हिमालय में टकराने के बाद में फिर उत्तर भारत में या फिर यहाँ बरसात करती है। तो अगर देखा जाए तो मानसून या जलवायु है वो भी भारत में समान रूप से सामान्य लगभग सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मानसून के आधार पर भी हम भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद में देखा जाए तो 6-7 नंबर पर हम लेंगे प्राकृतिक संसाधन। अब भारत का जो अलग अलग पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय, मैदानी भाग है, सारा जितना भी क्षेत्र है इसमें प्राकृतिक संसाधन है वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो सारे भारत में कृषि पर आधारित तो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो संपूर्ण रूप से चलाए जा सकते हैं, या कृषि जो कार्य लगभग भारत के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो भारत है वहाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब,
उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में जितने भी हमारे कृषि कार्य वो संपन्न लगभग समान रूप से किए जाते हैं। कृषि फसलें वो भी समान रूप से बोई जाती है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कृषि कार्य नहीं किया जाता। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है भारत का जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है वो भरपूर मात्रा में ना उपलब्ध हो। तो अगर देखा जाए तो एशिया के अन्य देशों की बजाय भारत में प्राकृतिक संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो इसलिए इसको एक उपमहाद्वीप की संज्ञा देना कोई गलत बात नहीं है और तर्कसंगत माना जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। राइट टू लर्न करना है आपको।